आप ग्रुप में देखना, पहले मैंने एक वॉइस मैसेज दिया है, उसको पढ़ लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, सीधे हम पढ़ेंगे फंजाई, है ना, या कवक, है ना। तो कवकों की कुछ विशेषताएं हम जान लेते हैं, और थोड़ा बहुत तो आप जानते भी हो कि कवक कैसे होते हैं बच्चों। एक क्लोरोफिलस, लिखते हुए जाना आपने। एक क्लोरोफिलस मतलब क्लोरोफिल रहित, मतलब इनमें कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल न हो पाने के कारण ये रंगहीन होते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इनकी होती है। ठीक हो गया बच्चों, है ना। इसी वजह से ये जो कवक होते हैं, ज़्यादातर कवक कैसे होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं बच्चों। सैप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, मृतोपजीवी। कैसे होते हैं बच्चों, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी नाम से क्या लग रहा है, यानी जो सड़ी गली मृत चीज़ों से अपना क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर कवक क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। आगे मैं बताऊंगी, पहले अभी और भी होते हैं ये। अब जनरली जो कवक होते हैं ना बच्चों, कवकों का अध्ययन हम किस में करते हैं, एक ब्रांच आती है माइकोलॉजी। किस में करते हैं, कवक विज्ञान। कवकों के संदर्भ में समस्त अध्ययन हम किस में करते हैं, माइकोलॉजी, कवक विज्ञान में करते हैं। फंगाई, फंजी किससे बना है, फंगस। फंगस का मतलब होता है मशरूम, लाइक ग्रीक वर्ड है ये भी, फंगस, ठीक है ना। इसी से बने हैं कवक, इनको हम कहते हैं कवक विज्ञान में इनका अध्ययन हम करते हैं। अब बात आती है इनके लक्षणों की, तो ये रहते कहाँ हैं, है ना। कवक आपको पता ही है, तो सर्वव्यापी हैं, हर जगह ये होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल तो होता नहीं इनमें, तो स्वयं भोजन बनाते नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि ज़्यादातर कवक मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं, या कुछ कुछ कैसे रहते हैं, पैरासाइट के रूप में, यानी परजीवी के रूप में रहते हैं। और कुछ कवक कैसे रहते हैं, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सिम्बियोटिक के रूप में। सिम्बियोटिक यानी लाइकेन नहीं पढ़ा आपने, उसमें नहीं थे कवक क्या, तो सहजीवी के रूप में भी जो है क्या होते हैं, कवक निवास करते हैं। तो ये परजीवी भी हो सकते हैं, सहजीवी भी हो सकते हैं, और मृतोपजीवी तो ज़्यादातर ये होते हैं। और ये हर जगह पाए जाते हैं, वायु में, जल में, हवा में, हर जगह जो है ये पाए जाएंगे। ठीक है। अब ज़्यादातर जो आपके कवक होते हैं ना, अगर मैं कहती हूँ परजीवी हैं, तो परजीवी कवक क्या होते हैं, जो दूसरे जीवों पर, दूसरे होस्ट पर उगते हैं, और उनकी मृत्यु हो जाने पर इनकी मृत्यु हो जाती है। या कुछ ऐसे होते हैं उनकी मृत्यु हो भी जाए, होस्ट की पोषक जिसमें रहते हैं, तो ये अपना अन्य जो है तरीका ये ढूंढ लेते हैं। तो ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है पूर्ण परजीवी। अगर मतलब पोषक मर गया तो ये भी मर जाते हैं। ठीक है। कुछ कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव, विकल्पी परजीवी भी होते हैं। विकल्पी मतलब उनके पास विकल्प है, अगर उसका होस्ट मर भी गया तो विकल्प है कि मृतोपजीवी की तरह अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और ज़्यादातर कवक मृतोपजीवी भी होते हैं, मृत सड़ी गली चीज़ों से ही क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो आपके जो है ज़्यादातर जो आपके परजीवी कवक होते हैं ना, ये कुछ तो क्या होते हैं, कोशिका के अंदर होते हैं, और कुछ कोशिका के बाहर होते हैं, उनके बीच बीच के स्थानों में होते हैं। तो ये इसीलिए इंट्रासेलुलर, जो सेल के अंदर हों। परजीवी दो प्रकार के होते हैं ना, ये परजीवी कवक जो होते हैं, एक तो क्या होते हैं, इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर मतलब अंतः कोशिकीय, अंतः मतलब कोशिकाओं के अंदर ये रहते हैं। ठीक है। और एक होते हैं इंटरसेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर मतलब अंतरा कोशिक। ये तो क्या हो गए, अंतः कोशिक मतलब कोशिका के अंदर, और ये होते हैं अंतरा कोशिकीय। अंतरा मतलब ये सेल है ना, तो कोशिकाओं के बीच बीच में जो स्पेस होते हैं ना, यहाँ ही होते हैं। और जो इंट्रा सेलुलर हैं ये अंदर होते हैं सेल के। समझ गए बात को। और इंटर सेलुलर अंतरा कोशिका होते हैं, कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्पेस होते हैं, यहाँ पर जो है ये पाए जाते हैं। ये परजीवी कवकों के बारे में बता रहे कि कैसे होते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया कि भाई कवकों का एक लक्षण कि भैया कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, परजीवी के रूप में रहें या सहजीवी के रूप में रहें या मृतोपजीवी के रूप में रहें, ये इनका क्या है, वासस्थान, पोषण जैसे भी करते हैं ना। अब मेन आती है इनकी संरचना कैसे होती है, कवकों की संरचना किस प्रकार की होती है। कवक आपको पता ही है भी पौधे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म पौधे होते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर से लेकर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेल्यूलर मतलब एक कोशीय से लेकर के बहुकोशीय हो सकते हैं, है ना। कवक आपके
एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो कुछ कवक एक कोशी हैं, कुछ बहुकोशी। एक कोशी मतलब सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर वो बने हैं, कुछ बहुकोशी मतलब जो एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बने होते। तो दोनों तरह के हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, है ना। और ज्यादातर जो कवक होते हैं ना, ज्यादातर कवक में पट पाए जाते हैं। मतलब होते कैसे हैं कवक, ये बिल्कुल ऐसे देखो, ये धागे जैसी संरचना के बने होते हैं। ये देखो ऐसे बारीक बारीक धागे ना, इन धागों को कहते हैं हाइफी। क्या कहते हैं इनको, हाइफी या कवक तंतु। एक कोशीय नहीं, जो बहुकोशीय कवक होते हैं ना ज्यादातर, वो उनमें हाइफी पाए जाते हैं, कवक तंतु के जो है वो बने होते हैं, या इनको कवक सूत्र भी बोलते हैं ना। यही सूत्र, ये सूत्र आपस में मिल करके ये देखो सारे के सारे एक जाल जैसा बना देते हैं। इस जाल को कहते हैं माइसिलियम। माइसिलियम मतलब कवक जाल। क्या कहते हैं बच्चों इसे, कवक जाल जो है इसको कहा जाता है ना। अब इनके जो ये कवक जाल है ना बच्चों, है ना, जैसे ये मान लीजिए देखिए, ये एक हाइफा है, मतलब कवक तंतु है। तो ये कवक तंतु दो तरह के होते हैं, या तो सेप्टेट, है ना, सेप्टेट, या ए सेप्टेट। अब मैं क्लियर कर दूं, सेप्टेट क्या होते हैं, पट युक्त। पट युक्त मतलब ये देखो कवक तंतु दिख रहा है ना, इसमें ये देखो, ये देखो, ये पट दिख रहे हैं, ये इन पटों की वजह से ऐसा लग रहा है ये एक कोशिका अलग है, ये अलग है, ये कहलाते हैं सेप्टेट, पट युक्त। क्या कहते हैं इनको, पट युक्त कवक तंतु या पट युक्त सेप्टेट। क्या है ये, हाइफी, ठीक है। और एक कैसे होते हैं, ये देखिए, ये भी एक कवक तंतु है, लेकिन इसमें सेप्टा नहीं है, पट नहीं है, पट बोलते हैं ना इनको, ये पट वे। तो पट है तो सेप्टेट हो गया पट युक्त, पट नहीं है तो पट विहीन हो गया ए सेप्टेट, पट विहीन। तो कवकों में क्या होते हैं ना, जो कवक तंतु होते हैं ना बच्चों, ये कवक तंतु या तो पटयुक्त होते हैं या पट विहीन होते हैं, या पटयुक्त होते हैं या पट विहीन होते हैं। क्लियर हो गया इतना, ये भी है ना। अब जो ज्यादातर अगर हम कवक सूत्रों की दीवार की बात करें, भाई आप प्लांट सेल के बारे में पढ़ते हो ना, ये भी हम कह रहे प्लांट है, तो इसमें भी सेल वॉल होगी ना। तो ये जो सेल वॉल होती है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है कवकों की, आप जानते हो पौधों में ये जो सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन कवक अकेले ऐसे पौधे हैं, है ना, जिनकी ये सेल वॉल बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन। किसकी बनी होती है बच्चों, ये काइटिन। देखो बिल्कुल अलग है ना, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन। और किसी किसी में तो कवक सेल्यूलोज पाया जाता है, उसको कवक सेल्यूलोज ही बोलते हैं, है ना। तो काइटिन, ज्यादातर कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। समझ में आया। और दूसरी बात, इनका जो कोशिका द्रव्य है, अब क्योंकि ये भाई ये भी तो कोशिका ही तो है, पट के अंदर भी तो कोशिका द्रव्य है, कोशिका ही है वो, है ना। तो कोशिका में जो एक कोशिका में होता है, पादप कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, है ना, ये सब चीजें होती हैं, अंतःपदद्रव्य जालिका, सब कुछ होता है। तो इनमें भी सब कुछ होता है, केंद्रक वगैरह सब कुछ होता है ना। लेकिन आप जानते हो बच्चों, पौधों में जो भोजन होता है ना, वो स्टार्च के रूप में होता है इकट्ठा। किस रूप में संचित होता है, स्टार्च के रूप में। जबकि कवक कैसे प्लांट हैं कि इनमें भोजन स्टार्च के रूप में न हो करके ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। जंतुओं की तरह देखो, जंतुओं की तरह इसमें भोजन किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। किस रूप में बच्चों, ग्लाइकोजन के रूप में जो है इसमें भोजन संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक हो गया, है ना। अब ये भी कुछ विशेषताएं हो गई, संरचना से संबंधित हो गए, है ना। अब कभी कभी क्या होता है ना बच्चों कि भाई कवकों में, इतनी सुन लो एक बार फिर से मेरी बात को, क्लोरोफिल विहीन है, ठीक है, सभी जगह पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में, मृतोपजीवी के रूप में, सहजीवी के रूप में जो ये पाए जाते हैं, है ना। तीसरी विशेषता इनकी जो भाई किससे मिलकर ये बने होते हैं, कवक तंतुओं से मिलकर, हाइफी से मिलकर, और सारे कवक तंतु मिल करके एक जाल बनाते हैं जिसको कहते हैं माइसिलियम। ठीक है, कवकों के जो कवक भित्ति है, इसकी जो वॉल है, इसमें क्या पाया जाता है, मेनली काइटिन। और कोशिका के अंदर क्या होता है, भोजन किस रूप में संचित होता है, ज्यादातर
ये संचित होता है किस रूप में बच्चों? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो आपने देखा मेन विशेषता क्या है? ये कवक जाल बनाते हैं, है ना। कवक जाल, कभी कभी इनके कवक जाल अलग अलग तरह की विशेष संरचनाओं में भी बदल जाते हैं, है ना। तो अब मेन आता है कि भाई कवक में, ये तो सामान्य लक्षण हो गए, अब कवक में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन कैसे होता है? क्या चीज? जनन। अब जितने भी प्लांट पढ़ोगे ना बच्चों आप, उनका मेन दो ही चीज पढ़ोगे, या तो संरचना कैसी होती है और उनमें जनन कैसे होता है। तो मेन आता है कि उनमें जनन कैसे करते हैं कवक, है ना। तो देखा जाए बच्चों, कवक में तीनों प्रकार का जनन होता है। तीनों प्रकार मतलब ये देखिए, ज्यादातर पौधों में यही होता है, वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। यानी वेजिटेटिव मतलब कायिक जनन। क्या है बच्चों ये? कायिक जनन। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल मीन्स लैंगिक जनन। तीनों प्रकार का जनन जो है इनमें पाया जाता है। समझ में आ गया, है ना। तो जो कवक हैं, जो भी है, चाहे इसमें एक कोशी हो चाहे बहुकोशीय हो, है ना, सब में इस प्रकार से तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। वेजिटेटिव, जिसको आप वर्धी जनन भी कहते हैं, है ना। वर्धी जनन क्या होता है? वेजिटेटिव में होता क्या है कि शरीर का कोई एक पार्ट अलग हो जाता है और नए पौधे को जन्म देता है। शरीर का कोई एक पार्ट अलग हो जाता है और नए पौधे को जन्म देता है ना। तो ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, जो कायिक जनन है, वो ज़्यादातर होता है किस, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको। पहला हम ले रहे हैं वेजिटेटिव, है ना, कायिक जनन। अब कायिक जनन कवकों में किसके द्वारा होता है? बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। बहुत साधारण शब्द होता है, फ्रेगमेंट माने टुकड़े, है ना। तो ये विखंडन के द्वारा होता है। कौन सी क्रिया बच्चों? ये विखंडन। किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा होता है। तो कुछ भी नहीं है, ये जैसे मान लीजिए, ये देखिए, ये कवक तंतु है ना, है ना, और ये इसमें मान लो पट है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये इतना बड़ा जो तंतु आपको दिख रहा है, ये बीच से टूट जाता है, ऐसे ऐसे टूट गया, तो एक जो है टुकड़ा ये हो गया ना, एक टुकड़ा ये हो गया, तो हर टुकड़ा आगे चल करके नए पौधे को जन्म देता है। तो इस क्रिया को नाम ही जिसका विखंडन है, मतलब उसको जो कवक तंतु है वो क्या हो गया? टूट गया है अनेक टुकड़ों में, और प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है? एक नए पौधे को जन्म देता है। या कभी कभी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो होता है बाय मीन्स ऑफ बडिंग। बडिंग के द्वारा, बडिंग माने, बड माने मुकुल, बड निकल जाना। जैसे यीस्ट होता है ना बच्चों, ये देखिए यीस्ट है, छोटा सा एक कोशी होता है ना यीस्ट, खमीर जिसको बोलते हो। तो इसमें क्या होता है? देखो धीरे धीरे, ये देखो, ये है ना, छोटी सी बड निकलती है, देखो ये निकल रही है छोटी सी बड, इसको कहते हैं बड, या इसको कहते हैं मुकुल। ये बड दिख रहा है। तो बाद में क्या होता है ना, यही बड बाद में क्या हो जाती है? पूर्ण रूप से, ये देखिए, इस तरह से अलग हो जाती है, और यही बड एक नए पौधे को जन्म देती है। तो अगर बड फॉर्मेशन हो रहा है, एक कलिका जैसी बन रही ना, ये कलिका कैसे बनती है कि एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है, और इस उभार में, ये उभार धीरे धीरे बड़ा होकर के मुख्य पौधे से, कोशिका से अलग हो जाता है, और यही बड नए पौधे को बनाता है। इस क्रिया को कहते हैं बडिंग। हिंदी में इसको कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं इसमें? मुकुलन। मीन्स मुकुल बन गया ना एक, है ना। तो इसको जो है मुकुलन के द्वारा भी इनमें क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है ना। अब जो मेन है वो मैं बता रही हूँ। दूसरा इसमें होता है अलैंगिक। क्या बच्चों? अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन नाम से लग रहा अलैंगिक, जो जिसमें सेक्स भाग ना ले, है ना, और माने नहीं, एसेक्सुअल। ये कैसा जनन होता है? जिसमें एक ही कोशिका या एक ही पादप की आवश्यकता होती है ना। अलैंगिक होता तो भाई मेल फीमेल दो चाहिए, तो यहाँ पर एक ही पादप चाहिए, और उसमें किसी प्रकार की जो है कोई और आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन इसको कहते हैं। कवकों में जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है बाय मीन्स ऑफ या तो जूस्पोर्स, है ना, चल बीजाणुओं के द्वारा। क्या? चल बीजाणु के द्वारा होता है, या जो है एप्लेनोस्पोर के द्वारा। किसी किसी में किसके द्वारा होता है? एप्लेनोस्पोर मतलब अचल बीजाणु। अचल बीजाणु के द्वारा जो है ये होता है। ये मैं समझाऊंगी आगे कि चल बीजाणु, जूस पर कुछ नहीं है। चल बीजाणु मतलब ऐसे होती बीजाणु, इसमें बस फ्लैजिला होता है, तभी तो चल है, चलता है फ्लैजिला की मदद से। अचल बीजाणु जो होते हैं राउंड होते हैं, इनमें कोई फ्लैजिला नहीं होता है। तो इस तरह की क्या बनाते हैं? स्पोर्स मतलब बीजाणु। क्या बनाते हैं बच्चों? ये बीजाणु, स्पोर, है ना।
और यही बीजाणु दो प्रकार के हो सकते हैं, जूस्पोर चल बीजाणु जिसमें फ्लैजिला होता है, एप्नोस्पोर अचल बीजाणु जिसमें फ्लैजिला नहीं होता है। तो इस तरह से जो है ये क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं कवक, है ना। फिर आता है लैंगिक जनन। क्या बच्चों, लैंगिक जनन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो सेक्स की आवश्यकता होती है। अब क्योंकि कवक में भी मेल फीमेल तो होता नहीं, इतने छोटे पादप होते हैं ये, इसमें बस दो प्रकार के स्टेज, दो जनन इकाइयां होती हैं, बस वो सेक्स की भांति काम करती हैं, है ना। एक जो है प्लस स्ट्रेन होता है, एक माइनस स्ट्रेन होता है, तो एक मेल की तरह काम करता है, एक जो है फीमेल की तरह जो है ये काम करता है ना। तो ये भी हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक चीज करना हमको कि जो लैंगिक जनन है तो जाहिर सी बात है इसमें गैमीट बनेंगे ना, युग्मक बनेंगे, है ना, और युग्मकों का संलयन भी होगा, ठीक है। उसके बाद जाइगोट भी बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट भी बनेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में अभी मैं नहीं ले रही हूँ, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको बताया कि जनन कैसे कैसे कवकों में होता है। अब हम क्या करेंगे ना, एक उदाहरण लेंगे। एक उदाहरण से मतलब हमारा ये है कि किसी भी एक कवक को लेकर के, जैसे राइजोपस है या म्यूकस है ना, या राइजोपस को लेकर के हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। एक कवक का उदाहरण ले रही ना मैं, राइजोपस ले लिया मैंने बस। तो राइजोपस जो है इस कवक के बारे में देखूंगे कैसे इसकी संरचना और कैसे जो है ये जनन करता है। तो आज इतना ही, कवकों के ये लक्षण हो गए, ठीक है।